नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आपका यूट्यूब में स्वागत करती हूँ। आज मैं बेचैनी, उलझन, घबराहट होने वाली समस्या पर आपका ध्यान केंद्रित करती हूँ। आपने आमतौर से लोगों को सुना होगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं दिल में चैन नहीं है, सारे समय कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, मन एकाग्र नहीं रहता, कुछ ना कुछ दिमाग में उलझन चलती रहती है। तो पता है दोस्तों ये क्या है? ये घबराहट उत्पन्न करने वाली समस्या जो चिंता कहलाती है, ये चिंता है। चिंता एक ऐसा विषय है कि इस पे शारीरिक लक्षण भी होते हैं और मानसिक लक्षण भी होते हैं, लेकिन ये समझ लेना ज़रूरी है कि चिंता आखिर उत्पन्न क्यों होती है। कहते हैं कोई भी समस्या, चाहे वो व्यक्ति से संबंधित हो, किसी वस्तु से संबंधित हो या स्थान से संबंधित हो, अगर वो ज़्यादा शक्तिशाली है और मेरे अंदर की जो क्षमता है वो उससे कम है, तो हम नर्वस फील करते हैं, उसमें घबराहट महसूस होती है, या यूँ कहें फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन आ जाता है और सिचुएशन थ्रेटनिंग फील होती है। कोई भी सिचुएशन है तो थ्रेटनिंग फील होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है, एग्ज़ाम देने जाता है, तो एग्ज़ाम देने की उसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो ये घबराहट जब बेचैनी होती है एग्ज़ाम देने की, तो ऐसी अवस्था में उसके साथ क्या होता होगा। दूसरा एग्जाम्पल कि अगर बच्चे की माँ अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है, जिस समय वो स्कूल से आता है उस समय स्कूल से घर नहीं पहुंचा है, तो ऐसी अवस्था में माँ के साथ क्या होता है, माँ की घबराहट, माँ की परेशानी। अगर आप माँ हैं तो समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक इंटरव्यू देने वाला बच्चा है, तो इंटरव्यू देने जाना है उसे, तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाने वाला है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और वो फिर उसमें घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो ये घबराहट और बेचैनी को कहने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कहते हैं जब चिंता होती है तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर नाम का केमिकल होता है, पदार्थ होता है, और जिसका सिक्रेशन कम होने लगता है, और उसकी वजह से फिजिकल यानी कि शरीर से संबंधित कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं और कुछ मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब शरीर से संबंधित लक्षण होते हैं तो सबसे पहले जो लक्षण होता है सीने में भारीपन, यानी कि आपको सीने में भारीपन महसूस होगा, सीने में दर्द होगा, जैसे कि चेस्ट पेन, हैवीनेस इन द चेस्ट। दूसरा होता है, तीसरा होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस या तो जल्दी जल्दी चलेगी या सांस आपकी रुक जाएगी, आपको और घबराहट होने लगेगी, सांस नहीं आ रही है या सीने में दर्द हो रहा है। फिर क्या होने लगेगा, फिर पसीना आने लगेगा। सर्दियों में भी पसीना छूटने लगता है, सर्दियों में भी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और कभी कभी हाथ पैर कांपने भी लगते हैं। तो फिर ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको बार बार मोशन होने लगते हैं, बार बार सुसु के लिए जाना पड़ता है। तो फिर ये क्या हो रहा है, ये शरीर में आपके केमिकल जो हमारे ब्रेन में उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से शरीर पर उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। और ये जब शरीर पर रिएक्शन करता है तो कुछ और चीज़ें भी होने लगती हैं, जैसे कि भूख ना लगना, या कुछ चिंता की वजह से ज़्यादा खाने लगता है, ओवर इनटेक करने लगता है। फिर साथ साथ में नींद भी गड़बड़ होने लगती है, नींद भी नहीं आती है चिंता की वजह से। कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, रात में चिंता लग गई और नींद गायब हो गई।
बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ने लगती है तो सिर में दर्द होने लगता है, सिर दर्द की परेशानी या सिर में भारीपन या किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द की फीलिंग महसूस होने लगती है। कभी कभी लोगों के चिंता में हाथ पैर अकड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ पैर में सुन्नता आ गई, नमनेस आ गई, और उस नमनेस में ऐसा फील होता है कि जैसे कि उसको पैरालिसिस का अटैक पड़ रहा है। और पता है दोस्तों और क्या होता है, कभी कभी उसको खाने में ऐसा लगता है वॉमिटिंग फील हो रहा है, नोजिया फील हो रहा है, और कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है तो वास्तविक रूप से उसको उल्टी हो जाती है। तो ये रहा शरीर में पड़ने वाला लक्षण। फिर इसके साथ साथ पता है क्या होता है दोस्तों, फिर होता है दिमाग में पड़ने वाला, दिमाग में आने वाले विचार। हम उसको 3 तरह से बताएंगे कि दिमाग में जब विचार आते हैं, बार बार आते हैं, इसको कहते हैं वरीसम थॉट्स। और ये परसिस्टेंट चलने वाले होते हैं, सस्टेन, लगातार चल रहे हैं, दिमाग से हट ही नहीं रहे हैं। और जब हटते नहीं हैं दिमाग पे, नकारात्मक विचार आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, भविष्य की चिंता। वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ भी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम भविष्य के लिए सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं। अभी एक किस्सा मैं केस के बारे में बताती हूँ कि एक आए सज्जन और मेरे से बोले कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब क्या होगा, वह बेटे वहाँ पर हैं, बेटी वहाँ पर है, बेटे सीए किए हुए हैं, बेटे को कुछ इतना आता नहीं है जितना मुझे आता है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं अपने आप को कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे इजी फील नहीं हो रहा है, और मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, सब क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बच्चे कुछ भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि बच्चों को कुछ करना नहीं आता है। तो मुझे ठीक करिए डॉक्टर साहब, मुझे ठीक करिए, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और उस घबराहट में वो आकर बार बार गेट से बाहर निकलना, बार बार रूम से निकलना, बार बार चेयर में बैठना, फिर खड़े हो जाना, फिर बैठना, फिर खड़े हो जाना, फिर खड़े होकर के टहलने लगना, फिर बार बार कहने लगना कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बचाइए, अन्यथा हम बचेंगे नहीं, यहाँ तक कि हम बचेंगे नहीं। तो ऐसी चिंता में लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि विचारों में आने लगता है कि जीवन बेकार है, इतनी ज़्यादा घबराहट है, घबराहट कंट्रोल नहीं हो रही है, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना पड़ जाए या कहीं मुझे पैरालिसिस का अटैक ना पड़ जाए, कहीं मैं और बीमार ना हो जाऊं। तो इस तरह के नकारात्मक जब विचार दिमाग में आते हैं तो उससे उस तरह के विचार आने से उसके अंदर कभी कभी उदासी के लक्षण भी आने लगते हैं, जिसमें कि कहा जाता है निराशा, आशा बिल्कुल ख़त्म, होपलेस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड होने लगते हैं, और फिर आशा ना होकर निराशा की स्थिति में जाते हैं तो हेल्पलेस कंडीशन हो जाती है। और जब हेल्पलेस कंडीशन होती है तो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब जैसे ज़मीन खिसक रही है, धरती खिसक रही है, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये मानसिक स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल हताश और निराश समझता है। तो चिंता से संबंधित ये शरीर के लक्षण और ये मानसिक लक्षण 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, और इन लक्षणों को दूर करने के लिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जो शरीर में हो रहे लक्षण हैं उस पर उसको कंट्रोल किया जाए, उसको पहले उस पर काम किया जाए। तो उसको काम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति बिगड़ चुकी है और उसको समझाने से, उसे बातचीत करने से कुछ उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एंग्ज़ाइटिक्स दी जाती है। लेकिन साथ ही साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक उपचार है, मनोपचार है, साइकोथेरेपी, जिसमें बातचीत करके आधार से उसकी समस्याओं को समझना, उसको सुलझाना और उसके सामने कई सारी एक स्थितियाँ रखना कि किस हिसाब से वो उस परिस्थिति से अपने आप को पार कर सकता है और बेहतर तरीके से अपने आप की स्थिति बना सकता है। उसके लिए साइकोथेरेपी का किया जाना, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो कि उसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट करने का और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का बहुत अच्छी तरह से ये कार्य करता है। इसको कहते हैं जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, जिसमें कि मसल्स को टाइट करना और उसको लूजनिंग यानी कि लूज़ करना और दोनों के बीच में डिफरेंस फील कराना। और धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है हाथ के मुट्ठी से, और एक एक पार्ट को, शरीर के एक एक अंग को ले जा कर के पैरों के पंजों में जाकर ख़त्म होता है, जिससे व्यक्ति
तनाव और आराम के बीच में अंतर करने के बाद वो आराम की अवस्था को फील कर पाता है, जैसे बायोकेमिकल यानी कि चेंजेस जो हमारे रासायनिक पदार्थ हैं उनमें परिवर्तन आता है और व्यक्ति को आराम प्रदान करता है। दूसरी बात है कि कॉग्निशंस यानी कि जो विचार उसके नकारात्मक हो रहे हैं, भविष्य से संबंधित नकारात्मक विचार पनप रहे हैं, उसके लिए उसको CBT कहा जाता है कि विचारों में बदलाव लाने के लिए विचार में अल्टरनेटिव थॉट्स किस प्रकार से लाएं, उसके लिए डेली एक्टिविटी शेड्यूल का एक प्रोग्राम रखा जाता है। होमवर्क असाइनमेंट यानी कि हर दिन उसको एक विचार दिए जाते हैं, उस पर काम करने के लिए उसको एक्सरसाइज दी जाती है और उस आधार से वो अपने होमवर्क को कंप्लीट करके थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करता है और एविडेंस के आधार पे पाया जाता है कि वो पहले से बेहतर हुआ है, उसका उस पर विश्वास दिलाया जाता है कि वो पहले से बेहतर है और वो सिचुएशन को कंट्रोल उसके सिचुएशन कंट्रोल हो रहे हैं, उसी के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, तो उसके अंदर आत्मविश्वास पनपता है और उस आधार से उस सिचुएशन को पार करने के काबिल बनाया जाता है। तीसरा है कि मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे वो ओम के उच्चारण को लेकर हो, डीप ब्रीदिंग को लेकर हो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को लेकर के हो या राजयोगा मेडिटेशन हो। तो मैं राजयोगा मेडिटेशन का 1 मिनट का आपको एक्सरसाइज कराती हूँ कि आप 1 मिनट की एक्सरसाइज में आप राजयोगा मेडिटेशन के बारे में आप ज़रूर उसका अभ्यास करें। मैं इस शरीर के और साथ ही साथ शरीर के अंदर जितने भी चक्र हैं, उन चक्रों को मन की आंखों से देखता जा रहा हूँ या देखती जा रही हूँ। जहाँ कहीं भी तनाव और चिंता का प्रभाव दिख रहा है, रंग के रूप में, भूरे और काले रंग के रूप में शरीर में जहाँ कहीं भी उसका प्रभाव ज़्यादा क्रियाशील है, वहाँ से उसको पैरों के पंजों के माध्यम से बाहर कर रही हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं चिंता मुक्त हो रहा हूँ, मैं ईज हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। ईज, रिलीज and peace, ease, release and peace. नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर से आपको किसी और मानसिक परेशानी को लेकर उपस्थित होंगे, ताकि आप अपने उस समस्या के प्रति रूबरू होंगे और आप स्वयं की मदद करेंगे और साथ ही साथ आपके मिलने जुलने वाली जिनके साथ ये समस्याएं हैं उनके साथ भी आप उनकी मदद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।